Dear friends, नमस्कार. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. हमारी कॉनकॉर्ड की क्लास चल रही थी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. तो लास्ट क्लास जो है हमने उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि भाई ए नंबर ऑफ द परसेंटेज ऑफ का यूज़ कैसे होता है. अब जो इस क्लास में जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दूसरा पढ़ने जा रहे हैं. ओके, देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं और आप इन सेंटेंसेस में अपनी अपनी ओपिनियन बताएं. जैसे मैं सेंटेंस पढ़ता हूं तो आप में से जैसे जिसको कुछ आता हो, आइडिया हो, तो खुद अपने आइडियाज़ भी लगाएं. उसके बाद मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा. कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपको पता लग जाएगा क्या है. फर्स्ट है वन ऑफ माई फ्रेंड्स. हेल्प आएगा या हेल्प्स आएगा मी इन टाइम ऑफ नीड. नेक्स्ट है जूली इज़ वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैज़ ऑब्लिक हैव वन दिस कॉन्टेस्ट. नेक्स्ट है वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हेल्प आएगा या हेल्प्स आएगा मी is oblique R Rohit. This is one of the greatest events that has oblique have happened in this country. It is I who is आएगा या R आएगा to blame. उसके बाद है the man who is आएगा या R आएगा waiting for you is a doctor. And it is he who want आएगा या wants आएगा to be a doctor. फिर Ram is the only one of the doctors that abide आएगा या abides आएगा by the Hippocratic oath. Shivansh is one of the students who has oblique have scored the pass mark. Shivansh is only one of the students who has आएगा या have आएगा scored the pass mark. अब एक एक सेंटेंस को आप अच्छी तरह से समझिए और एक एक सेंटेंस पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो जाएंगे. ये जो सारे सेंटेंस हैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता के जाएंगे कि सब में क्या क्या कैसे कैसे होगा. देखो फर्स्ट, पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट समझिए जिससे आपका पहला है वन ऑफ माई फ्रेंड्स हेल्प ऑब्लिक हेल्प्स मी इन टाइम ऑफ नीड. तो देखिए पहली बात तो आप ये समझिए, बहुत ही बेसिक कौन सा कॉन्सेप्ट है. यदि आपके किसी सेंटेंस में वन ऑफ आए, क्या है वन ऑफ, ओ एफ को बोलते हैं ऑव, है ना. ध्यान रखना ये जो लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ध्यान रखना ये प्रोनाउंसिएशन होता है ऑव. यदि वैसे लिखे तो आप ऐसे कह सकते हो ऑफ, हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसे नहीं होता. तो ये ऑफ. तो मैंने कहा वन ऑफ माई फ्रेंड्स. तो देखो ध्यान रखना वन ऑफ के बाद का नाउन जो है, ठीक है, नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है. नाउन कैसा होता है, प्लूरल. आप कह सकते हो प्लूरल नाउन, ऐसे लिख दो. वन ऑफ के बाद का जो नाउन है वो कैसा होता है, प्लूरल. तो प्लूरल नाउन, ठीक है. वन ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल. लेकिन जो है वर्ब हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है. ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से दिमाग में याद रखना है, क्योंकि अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन पूछते हैं. कई बार क्या होगा, आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, मैं कहूँगा वन ऑफ माई स्टूडेंट इज ए डॉक्टर, ऐसे आ जाएगा. वन ऑफ माई स्टूडेंट इज अ डॉक्टर. तो इसमें क्या गलती हो गई, गलती हो गई, मैंने कहा वन ऑफ के बाद का नाउन, वन ऑफ के बाद का नाउन क्या होता है, प्लूरल. तो मैंने यहाँ कर दिया स्टूडेंट, तो गलत हो गया. क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट्स. लेकिन ध्यान रखना वर्ब जो होती है वो सिंगुलर ही होती है, यानी वर्ब इज लगा दी है, बिल्कुल सही है. तो अब हमारे पहले वाले सेंटेंस में देखें, मैंने कहा वन ऑफ माई फ्रेंड्स. तो देखो वन ऑफ और वन ऑफ के बाद का नाउन मैंने प्लूरल कर दिया फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. वन ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल. अब आगे वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर. मैंने कहा सिंगुलर वर्ब. अब आपको बताया कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या लगाते हैं, एस या आई एस लगाते हैं. तो क्या होगा, हेल्प्स, हेल्प नहीं होगा. तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ओके, हेल्प्स मी इन टाइम ऑफ नीड. तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है. वन ऑफ के बाद का नाउन, ध्यान रखना, वन ऑफ के बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी. पहला कॉन्सेप्ट आ गया. मैंने कहा वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और उसके बाद सिंगुलर वर्ब. पहला तो ये कॉन्सेप्ट आपको जो है अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है. अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो देखिए. अब नेक्स्ट सेंटेंस है जूली इज़ वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, वन ऑफ हो गया और वन ऑफ के बाद का नाउन आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया. ठीक है, वन ऑफ के बाद प्लूरल.
अब आप क्या करते हो यहाँ पर, आप गलती से क्या कर दोगे, इसमें सिंगुलर वर्ब लगा दोगे, आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग है। अब ये सेंटेंस कैसे अलग है, इसके अंदर हमने बीच में ये लगा दिया THAT दैट, हमने इसमें क्या लगा दिया THAT दैट। अब दैट से क्या चेंज हो गया, दैट क्या है, तो आप एक चीज़ समझिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है मेनली, और भी होते हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मेनली आप कह सकते हो दैट, नंबर 2 विच और हु। अब इनके भी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, है ना, लेकिन अभी इस लेवल पर आप ये समझ लीजिए दैट, विच और हु ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट, विच और हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके। अब रिलेटिव प्रोनाउन जो है यदि आपके सेंटेंस में आए, देखो मैंने कहा दैट, विच और हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन होता है क्या है, देखो एक बार समझिए, ये क्या करता है, इट रिलेट्स नाउन और प्रोनाउन कमिंग जस्ट बिफोर इट। देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है। इट रिलेट्स, इसीलिए इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन है। इट रिलेट्स, ये संबंध बताता है नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का कमिंग जो आ रहा है जस्ट बिफोर इट, इससे पहले। देखो मैंने कहा दैट, विच और हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो देखो दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके। इससे जस्ट पहले वाला नाउन या प्रोनाउन, तो इससे जस्ट पहले वाला नाउन क्या आ गया, गर्ल्स। गर्ल्स लड़की है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पर्सन, प्लेस, थिंग, सब क्या होता है, नाउन होता है। तो ये गर्ल्स क्या हो गया, गर्ल्स क्या हो गया, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये क्या करता है, अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है कि जूली इज़ वन ऑफ द गर्ल्स दैट, वह लड़की है जो। अब फिर पूरा का पूरा इससे संबंध बता दिया जिसने कि कॉन्टेस्ट जीता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है क्या करता है, अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से अपना संबंध बताता है। देखो इसमें एक चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन का होना जरूरी है। यदि नाउन या प्रोनाउन नहीं है पहले, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ओके। वो बाद में ये चीज़ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप एडवर्बियल्स पढ़ोगे, जब आप सिंपल, कॉम्पाउंड, कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे, उसमें जब आप डिपेंडेंट क्लॉज पढ़ोगे, डिपेंडेंट क्लॉज में भी जब आप एडवर्बियल क्लॉज पढ़ोगे, तब वहाँ पर आपको बहुत काम आने वाली चीज़ें मैं आपको एक बार फिर रिकॉल करवाऊँगा। अभी इतना समझिए कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी है। और रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से अपना संबंध बताता है, ठीक है। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन है, इसे ग्रामेटिकल भाषा में, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है, उसे ग्रामर की भाषा में बोलते हैं एंटीसीडेंट। इसे क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, ANTECEDENT। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने कहा दैट, विच और हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसे टेक्निकल भाषा में, ग्रामर की भाषा में एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये बातें हमें क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिए, यदि आपके सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, आपके सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। अब एंटीसीडेंट क्या कहा, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। यदि आपके सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वर्ब एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। तो इसमें एंटीसीडेंट क्या है, गर्ल्स है, क्या है, गर्ल्स। और गर्ल्स सिंगुलर है या प्लूरल है, गर्ल्स प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगी। इसका मतलब क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा।
तो देखो जैसे ही आपने यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग किया, जैसे ही आपने रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग किया तो बात बदल गई। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कई बच्चे कहते हैं सर हिंदी में लिख दो, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगी। तो देखो मैं लिख देता हूं रिलेटिव प्रोनाउन होने पर वर्ब उससे पहले आने वाले कौन, क्या होता है उससे पहले, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। यानी कि वर्ब विल बी डिसाइडेड, ओके, वर्ब विल बी डिसाइडेड बाय एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब जो है डिसाइड होगी। तो एंटीसीडेंट क्या है गर्ल्स, तो वर्ब क्या होगी, हैव होगी। इज इट क्लियर? तो मैंने बता दिया रिलेटिव प्रोनाउन होने पर, यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब उससे पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगी। इज इट क्लियर? फिर देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। देखिए अब आपको इन सेंटेंसेस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो देखो वन ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सही है। अब मैंने लगा दिया हु, मैंने अभी बताया था हु, विच और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, एंटीसीडेंट, यानी उससे जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन। तो उससे जस्ट पहले वाला नाउन क्या है, फ्रेंड्स है, इसका मतलब एंटीसीडेंट क्या हो गया, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, और वर्ब क्या होगी, फिर प्लूरल होगी। तो प्लूरल में क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब बनाने के लिए एस को हटाते हैं, तो हेल्प होगा, हेल्प्स नहीं होगा, क्योंकि हेल्प्स क्या है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब देखो वन ऑफ माई फ्रेंड हु हेल्प्स मी, अब देखो यहां पर हो गया हु हेल्प्स मी, एक क्लॉज हो गई, एक क्लॉज तो ये हो गई, और दूसरी क्लॉज हो गई वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब देखो यदि ये, अब इसको हटा दो आप, ओके, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसके साथ तो इजी लगेगा, तो इज, यहां पर आर गलत। समझ में आ गया? दोबारा समझ लीजिए, यदि ऐसे हो तो एक क्लॉज तो ये हो गई हु हेल्प्स या हेल्प जो भी है, ठीक है ना, मी इन, तो हु आपकी एक क्लॉज तो हो गई हु हेल्प मी। ठीक है, अब आपको यहां पर वर्ब डिसाइड करनी है, तो यहां पर वर्ब उस, ये इस क्लॉज का पार्ट है, वन ऑफ माई फ्रेंड, आप इसको हटा दो, तो ये सेंटेंस इस तरीके से है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज रोहित, मेरा एक दोस्त जो है रोहित है। ओके, तो यहां पर इज लगेगा, और वहां पर आपने क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड की, इसलिए आपने हेल्प लगाया। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट्स, यह एक महानतम घटना है। अब क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव, देखो हमने कहा वन ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, प्लूरल है इसका मतलब, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब एंटीसीडेंट कैसा है आपका, प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। क्या होगा, हैव हैपेंड इन दिस कंट्री, तो हैज नहीं होगा, क्या होगा, हैव होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा इट इज आई, अब फिर आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, इट इज आई, अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। ये आई क्या है, प्रोनाउन है, इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है सेंटेंस में, एंटीसीडेंट का, तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। तो आई के साथ एम आता है या इज आता है, आई के साथ क्या आता है, एम आता है, तो हमारा आई एम, तो ये गलत, ये सही। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ये मैं हूं जिस पर आरोप लगाया जाना है। द मैन हु इज आएगा या आर आएगा, वेटिंग फॉर यू इज अ डॉक्टर। द मैन हु इज या आर वेटिंग फॉर यू, वह व्यक्ति जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो एक डॉक्टर है। तो देखिए यहां पर मैंने कहा हु रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला नाउन या प्रोनाउन क्या आता है, एंटीसीडेंट कहलाता है। वर्ब एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। एंटीसीडेंट एम ए एन मैन है, एम ए एन मैन सिंगुलर होता है, तो क्या लगेगा, इज लगेगा, आर जो है गलत है। फिर आगे देखिए, इट इज ही हु, फिर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहलाता है। एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगी, तो ही के साथ क्या लगता है, वांट्स लगता है, वांट नहीं लगता। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, यहां पर हमने वही पढ़ा जो हमने पहले रूल देखा था कि वर्ब यदि रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो वर्ब जो है एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी तरीके की आपको दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं हम।
मैंने कहा राम इज़ द ओनली वन ऑफ द डॉक्टर्स। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप ऐसा ही करेंगे। अब आप देखिए अबाइड आएगा या अबाइड्स आएगा, प्रॉब्लम ये है। तो आप कहोगे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले का एंटीसीडेंट डॉक्टर्स, तो है आपने क्या किया, डॉक्टर्स है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब के लिए आप क्या करते हो, एस को हटा देते हो, तो आप क्या कर दोगे, अवॉइड कर दोगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ और है। सेंटेंस की इसमें स्ट्रक्चर जो है आप देखिए, ध्यान रखिए, इसकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर है ओनली प्लस वन ऑफ, ओनली प्लस वन ऑफ, फिर प्लूरल नाउन। यदि स्ट्रक्चर ऐसी है, देखो वन ऑफ के बाद का नाउन तो प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वन ऑफ के बाद ओनली और है। यदि वन ऑफ से पहले क्या है, ओनली है, उसके बाद पहले ओनली है, फिर वन ऑफ है, फिर उसके बाद प्लूरल नाउन है। तो देखो राम इज द ओनली, ठीक है, उसके बाद आपने कहा वन ऑफ, और फिर उसके बाद वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, ठीक है। यदि ऐसी स्ट्रक्चर है तो ध्यान रखना वर्ब जो है सिंगुलर आएगी, ये ध्यान रख लेना। तो क्या होगा, इसको बॉक्स में बना लेना, तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। तो देखो ओनली प्लस वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। देखो आपको ये कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको इतना ध्यान रखना है कि वन ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि इस स्ट्रक्चर में ओनली लगा दें पहले, ओनली द ओनली, यदि उससे पहले आपने द ओनली लगा दिया तो आपको ये ध्यान रखना है, फिर उस स्थिति में वर्ब जो है सिंगुलर आएगी। फिर आपको वर्ब क्या लगानी है, सिंगुलर लगानी है। तो सिंगुलर वर्ब के लिए आप क्या करते हो, सिंगुलर वर्ब के लिए आप क्या करते हो, सिंगुलर वर्ब के लिए आप वर्ब में एस लगाते हो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, अबाइड्स, अबाइड नहीं होगा, और वो किसकी वजह से, द ओनली की वजह से, ठीक है। तो राम इज द ओनली वन ऑफ डॉक्टर्स, राम केवल एक उन डॉक्टर्स में से है दैट अबाइड्स बाय द हिपोक्रेटिक ओथ। देखो अबाइड ध्यान रखना, ये ABIDE अबाइड बाय, अबाइड बाय जो है फ्रेजल वर्ब है। अबाइड क्या है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है OBEY, ओबे, सॉरी अबे और एक्सेप्ट, अबे और एक्सेप्ट, आप पालन करते हो या स्वीकार कर लेते हो किसको, कोई भी रूल्स हो या कोई लॉ हो, कोई भी रूल्स हो या कोई भी लॉ हो, कोई भी कानून, नियम, कानून, कायदे, ठीक है ना। जैसे आप मान लो ट्रैफिक में जाते हो और आप रेड लाइट होती है और रुक जाते हो, ठीक है ना, इसका मतलब आप रूल्स को अबाइड करते हो, ठीक है। तो अबाइड का मतलब क्या होता है, अबाइड का मतलब होता है किसी भी रूल्स को या लॉ को आप अबे करते हो, पालन करते हो उसका, ठीक है, या फिर आप उसको स्वीकार कर लेते हो, भाई ये रूल है, हम इसका पालन करना है, दैट इज कॉल्ड अबाइड। और इसकी ये फिक्स है स्ट्रक्चर, अबाइड बाय समथिंग। तो आप कह सकते हो अबाइड बाय रूल्स, अबाइड बाय रॉल, सॉरी अबाइड बाय रूल्स, अबाइड बाय लॉज, ठीक है। तो अबाइड बाय फ्रेजल वर्ब है, इसका ध्यान रखना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छा ठीक है वो तो बात पढ़ेंगे। देखो मैंने कहा राम इज द ओनली वन ऑफ द डॉक्टर्स दैट अबाइड्स बाय द हिपोक्रेटिक ओथ। हिपोक्रेटिक जानते हो, डॉक्टर्स होते हैं ना, वो हिपोक्रेटिक ओथ खाते हैं जब वो उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, शुरुआत करते हैं जो भी था, वो कहते हैं कि भाई मैं मरीज की हर संभव जान बचाने की कोशिश करूंगा, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करूंगा, जो भी मरीज़ मेरे पास आएगा मैं हर तन मन धन से उसकी सेवा करने की कोशिश करूंगा, मेरे ज्ञान का सर्वोत्तम प्रयोग करूंगा। वो जो भी जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी जो कस्में खाते हैं, उसे कहते हैं हिपोक्रेटिक ओथ। एक्चुअली क्या है, हिपोक्रेटस था एक ग्रीक फिजिशियन था, बहुत ही फेमस ग्रीक फिजिशियन था, जिसे कि द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन या फादर ऑफ मॉडर्न फिजिशियन भी बोलते हैं। तो वो ग्रीक था, तो आप ये मान लीजिए, तो फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं उसको, फादर ऑफ ग्रीक फिजिशियंस भी बोलते हैं। तो उस जो हिपोक्रेटस है उसी के नाम के आधार पर ये कसम खाते हैं डॉक्टर्स सारे, जिसे हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं, ठीक है ना। तो राम ही केवल एक ऐसा डॉक्टर है जो कि जो हिपोक्रेटिक ओथ है उसके जो नियम हैं उनका जो है पालन करता है, और बाकी के डॉक्टर्स नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो दोबारा, शिवांश इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो वन ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल, उसके बाद रिलेटिव क्लॉज, ओनली तो आया ही नहीं, ओनली नहीं आया तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगा देंगे हम, प्लूरल लगा देंगे। स्कोर द पास मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो कई लोग कहते हैं पासिंग मार्क्स, ध्यान रखना
पासिंग मार्क्स इंग्लिश में कोई शब्द नहीं होता कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे, पासिंग मार्क्स कुछ भी इंग्लिश में शब्द नहीं होता, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये फिक्स्ड फ्रेज है, द पास मार्क। आप ना तो पासिंग कर सकते हो ना मार्क्स कर सकते हो, फिक्स्ड है, पास मार्क। ध्यान रखना, ये जो है फिक्स्ड फ्रेज है, पास मार्क, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ द पास मार्क इज 55, जैसे मैंने कहा पास मार्क जो है 55 है, 55 नंबर आप लाते हो तो पास हो जाओगे। तो ध्यान रखना, इंग्लिश में पासिंग मार्क नहीं होता, ना ही पास मार्क्स होता है, फिक्स्ड फ्रेज है, आपको ध्यान रखना है, पास मार्क। कई लोग कह देते हैं पासिंग मार्क्स कितने हैं, वो भी गलत है। कई लोग कहते हैं पास मार्क्स कितने हैं, वो भी गलत है। सही फ्रेज है द पास मार्क, ठीक है ना। इसका मतलब होता है द मार्क यू नीड टू बी सक्सेसफुल। आप आगे लिख सकते हो इन द एग्जाम। पास मार्क का मतलब क्या होता है, द मार्क, वे मार्क यू नीड, जो आपको आवश्यकता है, टू बी सक्सेसफुल इन द एग्जाम। और मार्क का मतलब क्या होता है, मार्क का मतलब कोई भी नंबर हो या कोई लेटर हो, ठीक है ना, कोई भी नंबर हो या लेटर हो जो आपका टीचर शो करे, जिससे कि भाई आप जो है आपने इतना स्कोर किया है, आप इतने पढ़े हो, ठीक है, तो वो होता है मार्क। जैसे आपको कह दिया 55 तो ये मार्क है, किसी को मान लो ग्रेड में दिया तो A+ हो गया, तो ये जो नंबर है और ये जो लेटर हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं मार्क। फाइन, तो पास मार्क होता है, आपको ध्यान रखना है, शब्द क्या होता है, द पास मार्क, ना पासिंग मार्क्स होता है ना पास मार्क्स होता है, फिक्स्ड फ्रेज है, आपको ध्यान रखना, एग्जाम में परेशान कर सकती है आपको। और अधिकतर कई लोग आपने इस तरीके का सुन लिया होगा पासिंग मार्क्स, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, फिक्स्ड है, ध्यान रखना, द पास मार्क। तो बात ये है, शिवांश इज द ओनली, अब देखो यहाँ द ओनली आ गया, क्या आ गया, द ओनली आ गया, द ओनली आ गया, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया, अब रिलेटिव क्लोज आ गई। यदि द ओनली आ गया तो आपको पता है, फिर उसके बाद एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग नहीं, द ओनली आ गया तो फिर वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर। तो क्या सही होगा, हैज़ सही होगा, हैव जो है गलत होगा। तो शिवांश इज द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु, क्या होगा, आई एम सॉरी, हैज़ ये, हु हैज़ स्कोर्ड द पास मार्क। तो इसको ध्यान रख लेना, बहुत अच्छी तरह एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार करें। मैं कॉनकॉर्ड का टेस्ट लेने वाला हूँ आपको, आपके मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे को हो जाएगा, इस संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे से मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो है लिंगा फ्रैंका ऐप जो है डाउनलोड कर लें, और कॉनकॉर्ड का टेस्ट होगा, उसमें आपकी रैंक भी बनेगी, सबके मार्क्स भी होंगे, और पूरा का पूरा पेपर का सलूशन भी यहाँ कराया जाएगा, और उस पेपर के सलूशन से प्लस उस पेपर से आपका कॉनकॉर्ड पूरा क्लियर हो जाएगा, यदि आपने पूरा का पूरा जो है इसको पढ़ा है तो ढंग से। तो सारी क्लासेस को ढंग से लें, आपके उसमें पता लगेगा मुझे आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके की है, किस तरीके की आप परफॉर्म कर रहे हो। फिर देखिए, और देखिए मैं आपको जो नोट्स भेज रहा हूँ डेली की डेली आपके टेलीग्राम चैनल पर, तो उनको भी देखें और इन नोट्स को रिवाइज़ करते रहें। और जो वोकेबलरी के वर्ड्स हैं, प्रोनाउंसिएशन के जो वर्ड्स हैं, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, तो उनका भी आप बेनिफिट उठाएं और उनको भी पढ़ें, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं, इसके अलावा फोनेटिक्स भी है। और देखो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्लासेस अब बड़ी करते जाएंगे। अभी जैसे जैसे ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वैकेंसी आएगी, किसी भी फोकस की, किसी भी चीज़ की यदि वैकेंसी आएगी, तो आपकी जो क्लासेस है बड़ी हो जाएंगी। और देखो आप लोगों को मैं एक बता देता हूँ, ये जो महंगी महंगी फीसेस आप देते हो और आपको देनी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो इंग्लिश के लिए आज के बाद से वो सोल्यूशन आपका परमानेंट हो जाएगा, आपको कोई फीस नहीं देनी। वैकेंसी आएंगी जिस किसी की भी, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्लास तो चल रही है, तो उसका पूरा का पूरा जो है कोर्स में यहीं पर करा दूंगा आपको। जो भी मेजर पोर्शन है, आप मुझे लगेगा वो पूरा का यहीं पर करा दूंगा, किसी को दिक्कत ही नहीं होगी। और किसी को यदि ये शौक है कि भाई हम तो पैसे से पढ़ेंगे तभी हमारे को सब कुछ होगा, तो वो एक अलग बात है। तो आपके पास बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर, और देखो ऐसा नहीं है कि जैसे कई बच्चे ऐसे सोचते होंगे जो ऑनलाइन में वो मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो सोचते होंगे कि शायद पहली बार पढ़ा रहे हैं। तो मैं 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, और 1 2 3 नहीं, हज़ारों बच्चे टॉप अच्छी रैंक्स के साथ हर जगह जो है मेरे यहाँ से क्वालिफाई हो चुके हैं। चाहे वो RGS ले लो, चाहे RS ले लो, और जो टीचर्स हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उनकी तो गिनती नहीं है, हज़ारों में है वो तो, है ना। तो अब इतने सारे लोगों को सिलेक्ट करवाया है मैंने, ठीक है।
तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उनको इस तरीके का कंटेंट ही प्रोवाइड किया होगा। और सिलेक्शन नहीं, बहुत अच्छी रैंक, 11वीं 12वीं रैंक, ठीक है, और सारी और भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। उनका सिलेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उसी रास्ते पर मैं चला हूँ। ओके, यदि मान लो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो शायद मैं उनको वो रास्ता नहीं दिखा पाता। तो सबसे पहले तो मुझे अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, कि यदि मैं जस्टिफाई कर दिया मैंने कि भाई उन एग्ज़ाम्स को मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो मैं यदि सफल हो चुका हूँ तो मैं आपको उस सफलता का राज बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूँ। मान लो मैं ही सफल नहीं हो पाया तो मैं आपको वो रास्ता कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं वो। यदि वो ट्रिक मेरे पास होती, वो तरीका मेरे पास होता, ठीक है ना, वो चीज़ें मेरे पास होती, तो मैं ही सफल हो जाता। सबसे पहले तो आदमी खुद की सफलता की सोचता है ना। जब मैं खुद सफल नहीं हो पाया तो ये बहुत मुश्किल है कि मैं दूसरे को सफल करा दूँ। हाँ, यदि मैं सफल हो गया हूँ उस तरीके से तो हाँ, और यदि मेरे अंदर डेडिकेशन और डिवोशन है और मैं वेलफेयर की सोच रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मैं एक नहीं हज़ारों बच्चों को एग्जाम्स क्वालिफाई करा सकता हूँ। और इंग्लिश में तो आप पक्का मानिए, इंग्लिश आपके चाहे एसएससी में है, वो रीट में हो, फर्स्ट ग्रेड में हो, सेकंड ग्रेड में हो, एलडीसी में हो, आरएएस में हो, आरजीएस में हो, आईएएस में, किसी भी एग्ज़ाम में हो, तो आप के उन एग्ज़ाम्स में मेरिट में आने के लिए बहुत अच्छे मार्क्स, मेरिट में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैं तैयारी आपको यहीं पर करा दूंगा। और यूट्यूब पे सारी की सारी चीज़ें करा दूंगा, आपको कहीं टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि मेरा जो मोटिवेशन का लेवल है वो बढ़ता रहना चाहिए। जितना लेवल बढ़ता रहे, अभी जो है वो बहुत है, अभी जो आप लोगों का कॉपरेशन है कि भाई ये बहुत बड़ी बात है कि अभी मेरा चैनल स्टार्ट ही किया है, अभी कुछ दिन बिल्कुल हम 1000 सब्सक्राइबर्स के पास पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी हमारी केवल एक ही क्लास आ रही है ना, लेकिन वो रेगुलर आ रही है तो रेगुलर ही रहेगी, है ना। मान लो मैंने आपको यहाँ पर रीट का कोर्स कराना स्टार्ट कर दिया, 3rd ग्रेड का, सारे कोर्सेज यहीं कराऊंगा, रीट का कोर्स स्टार्ट कर दिया मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर वो रेगुलर ही क्लास आएगी, एक भी दिन मिस नहीं होगी। एक भी दिन मिस नहीं होने का मतलब देखो, कोई भी परफेक्शन 100% नहीं होता। हमारे भी पिछले 45 दिन में या 50 दिन में एक दिन क्लास मिस हो गई, 50 दिन में, वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। तो यदि वो 50 दिन में एक दिन अभी किसी कारण से आपकी क्लास मिस हो जाती है तो उसको रेगुलर ही मान सकते हैं आप, है ना। इतना तो कंसेशन दे सकते हो आप मेरे को कि सर 50 दिन में आपने एक क्लास मिस की है, तो हम ये कहेंगे कि एक भी क्लास मिस नहीं हुई आपकी, है ना। तो इतना छोटा मोटा तो कंसेशन की आपसे होप कर सकता हूँ। तो बस इतना ही यदि कोई बात होगी तो वो एक अलग बात है, बाकी की रेगुलर क्लासेस होगी। तो आप लोगों से यही सहयोग मैं आपसे की रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियोज़ जो हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि कोई भी वैकेंसी आए तो कोई भी बच्चा जो है ये ना सोचे कि हमें पैसे से ही पढ़ना है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर पूरा का पूरा कोर्स बहुत अच्छी तरह से, जो आप पेड कोर्सेज में करते हो उससे भी कहीं लाखों गुना अच्छे तरीके से मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरा टारगेट केवल एक ही रहेगा कि जो बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो, जिस एग्ज़ाम की भी वो तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो। तो आप लोग ये मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियोज़ शेयर करें। आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपके थोड़ा सा टाइम मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। ओके, मैं उतना ही डेडिकेशन और डिवोशन के साथ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।